हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में थोड़ी सी बातचीत कि इनका Q1 में रिजल्ट कैसा रहा, इनकी एनालिसिस कर लेते हैं। और उसके बाद आज एक काम करेंगे, आज हम हमारे सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स जितने भी बचे हुए हैं उन सबका एनालिसिस भी खत्म करेंगे। कुछ 5-6 कंपनीज बची हुई हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, बाकी सारी हम कवर कर चुके हैं। हमने माइक्रो फाइनेंस कवर कर लिया, हमने एमएसएमई कर लिया, ऑलमोस्ट सारी की सारी एनबीएफसी हम कवर कर चुके हैं। कुछ 2-3-4 कंपनियां बची हैं, उनके बारे में भी एनालिसिस कर लेंगे। अभी हम करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, अगला वीडियो आ जाएगा आपके पास एचडीएफसी बैंक के बारे में। और कुछ छोटे मोटे कंपनियां बची जैसे यस बैंक हो गया, आरबीएल हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। ये सारी कुछ कंपनियां बची, ये भी आज ही के आज हम निपटा देंगे। अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, इनका क्या रिजल्ट रहा, कैसे रहा। तो जैसे हमें पता ही है, ये देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट साइज, और इनका मार्केट कैप है रफली रफली 3,53,000 करोड़ रुपीस के आसपास का। अब देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाकी बैंक्स का बैलेंस शीट साइज क्या है या लोन बुक साइज क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हुआ। अगर हम बात करें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई की, तो एसबीआई का हमें पता चलेगा कि करीबन करीबन 38 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उसका करीबन 25-26-27 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है। तो देश के दो सबसे बड़े जो दो बैंक है, उनका अगर हम एवरेज निकालने जाएं तो रफली रफली 31-32 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लोन बुक आएगी। तो 32 लाख करोड़ रुपए की 32 लाख करोड़ रुपीस की लोन बुक वो ग्रो कर रहे हैं 15-16% के आसपास से। तो पहला मैट्रिक हमारा यही है कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो लोन बुक है वो उनकी 1/10 है, करीबन करीबन 3-4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लोन बुक है। तो एटलीस्ट 15-16% से ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े बेस वाले बैंक 15-16% पे ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप में कमी है, मैं आप में इन्वेस्ट सीधी सी बात है नहीं करूंगा। जब मेरे को कम रिस्क के एसेट्स जैसे एसबीआई और एचडीएफसी में आपसे ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ मिल रहा है, तो मैं आपकी तरफ क्यों आऊंगा। पहला मैटर ये है। अब हम समझ लेते हैं इनके साथ हुआ क्या है। अब देखो, एक तो क्या हुआ, इनके लास्ट क्वार्टर में आरबीआई ने इनको फटकी मारी कि आप अपना जो 811 अकाउंट्स के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट्स ओपनिंग करते थे वो आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टेक बेहतर नहीं है। आपके टेक में बहुत सारी कमी है। अब देखो, जैसे हर बैंक में अपन देखते हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि भाई कभी भी सर्वर डाउन हो जाता था, ट्रांजैक्शन अटक जाते थे, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा था और चलता भी नहीं था, तो ढंग से वर्किंग नहीं हो पाती थी। इसकी वजह से आरबीआई ने इनको बोला कि अब आप नई ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन कर ही नहीं सकते। तो जो इनका सबसे ज्यादा ऑनबोर्डिंग आती थी, जो नए सेविंग्स अकाउंट खुलते थे वो खुलते थे कोटक 811 के थ्रू। तो ये कोटक 811 क्या है, ये कोटक 811 एक प्रोग्राम था जिसके अंडर ये सीधा आपका ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे 2-3 मिनट में अकाउंट खोल देते थे। तो मतलब आप इनकी वेबसाइट पे जाते थे या मोबाइल ऐप डाउनलोड करते थे। मोबाइल ऐप डाउनलोड करते ही आपसे वो 3-4 चीजें पूछता था, आपका पैन कार्ड पूछ लेता था, डेट एज वो सारा फॉर्म फिलअप करवा लेता था, और आपका एक फोटो खींच के आपका एक अकाउंट खुल जाता तुरंत घर बैठे, बिना किसी बैंक जाए, कोई ब्रांच जाए, आपका सीधा अकाउंट खुल जाता था। और उसके बाद जब आप उसको फुल अकाउंट में कन्वर्ट कराते थे तो आपके घर एक खुद बंदा आ जाता था, और बंदा आपके फॉर्म के ऊपर साइन लेके चला जाता था और आपका वो अकाउंट फुल अकाउंट हो जाता था। अब ये जो फुल अकाउंट और नॉन फुल अकाउंट की क्या कहानी है, ये कोई भैया इसमें हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक सी बात ये है कि जो आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते थे उसमें 1 लाख तक की लिमिट होती थी। उसके अगर और वही फुल केवाईसी अकाउंट हो जाता है तो आपका जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें आप 1 लाख डालो, 10 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, उसका कोई फर्क नहीं होता था। तो ये बहुत ही सीमलेस प्रोसेस था। इसकी वजह से इनकी जो जो सेविंग्स अकाउंट खुल रहे थे वो बहुत तेजी से खुल रहे थे, और ये 811 चैनल वाले के थ्रू ही खुल रहे थे। और आरबीआई ने कहा कि भाई आपका टैक्स अच्छा नहीं है, इसलिए आप ये बंद कर दो। तो इस वजह से हमें पता चला कि इनको दिक्कतें आई, ऑब्वियस सी बात है दिक्कतें आएंगी जब आपका इतना इतना बड़ा चैनल जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। और उसमें ये भी कह दिया कि अब आप जो नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं उनको भी ऑनलाइन एक्वायर नहीं कर सकते। जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जैसे अगर मैं कोटक बैंक का एक कस्टमर हूँ, जैसे मैं ऑलरेडी एक कोटक बैंक का कस्टमर हूँ और मैंने भी 811 अकाउंट ही खुलवाया था। तो 811 अकाउंट के थ्रू वो मेरे को तो क्रॉस सेल कर सकते हैं कोई भी अपना प्रोडक्ट, बट उसके थ्रू ऑनलाइन के थ्रू कोई नया प्रोडक्ट नए कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। मतलब कोई जाके किसी दूसरे कस्टमर को क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकते, बट मेरे को बेच सकते हैं। तो इस इशू की वजह से इनको थोड़ा सा इनका इनका ग्रोथ कम हुआ था भाई। सेविंग्स अकाउंट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ था। और अगर कंपनी के इस बार के अपडेट की बात करूं, कि कंपनी ने बताया कि भाई अभी भी हम अपने काम ही कर रहे हैं, अपना टेक इंप्रूव ही कर रहे हैं, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है कि ये जो रूल था ये हट गया है, या ये जो बैन था ये हट गया है। ऐसा ऐसा कोई भी रूल आया नहीं। तो पहली चीज हमने ये देख ली।
दूसरी चीज, इनका इनका एक इंश्योरेंस का बिजनेस था, उसके बाद भी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कोटक जनरल इंश्योरेंस के नाम से इनका एक बिजनेस था। तो एक ज्यूरिच करके एक कंपनी है, इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने 70% स्टेक एक्वायर कर लिया इस वाली कंपनी में, जिससे इनको इनको और ज्यादा प्रेजेंस मिले और एक एक बैकिंग मिल जाए एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की। तो इस वजह से हमें इनका पैट थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। तो हम उस ज्यादा वाले पैट को हटा देंगे, क्योंकि आप सीधी सी बात समझो ना, पहले कोटक महिंद्रा बैंक के पास 100% स्टेक था कोटक जनरल इंश्योरेंस का। अब उसमें से 70% स्टेक उन्होंने बेच दिया, और करीबन 9,000 करोड़ की वैल्यूएशन के आसपास तो स्टेक बिका है। तो 9,000 करोड़ का आप 70% लगा लो, जितना भी होगा करीबन करीबन 6,300 करोड़ के आसपास का होगा। तो 6,300 करोड़ का कोई एडिशनल एडिशनल पैसा मिला है, तो वो कोई ऑपरेशन से तो पैसा मिला नहीं है, वो हर बार तो आएगा नहीं। तो हम उसको हटा के सारी बात करेंगे, तो फिर देखेंगे कि पैट ग्रोथ कितना आया, रेवेन्यू ग्रोथ कितना आया, वो सारी चीजें हम इसको हटा के देखेंगे। अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो अगर इसका इम्पैक्ट हटा दें तो हमें पता चलेगा पैट सिर्फ बड़ा है 7% से। जो हमें 15-16% का पैट का ग्रोथ दिख रहा है ना, वो 15-16% का पैट का ग्रोथ नहीं है। वो एक्चुअली जो ऑपरेशन से पैसा कमाए, जो ऑपरेशन से रेवेन्यू लेके आए हैं, वो सिर्फ 7% से बड़ा है। 7% रेवेन्यू ग्रोथ आया इनका बायो लेवल पे। अगर अगर हम बात करें तो कोटक एक कंग्लोमरेट बिजनेस है। अब जैसे हमने देखा कि इनका इनका सबसे बड़ा सेगमेंट जो है बैंकिंग वाला, फिर इनके पास एक जनरल इंश्योरेंस भी है, इनके पास एक कैपिटल मार्केट्स भी है, मतलब सिक्योरिटीज वाला डिवीजन भी है, फिर इनके पास एक एएमसी वाला बिजनेस भी है, फिर इनके पास जनरल इंश्योरेंस भी है, मोटर इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो ये सारे अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हैं। तो अब हम देख लेते हैं इन सबका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है पैट में, तो कितना प्रॉफिट कौन सी कंपनी से आ रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हमें पता चलेगा सबसे मोटा तो है इनका बैंक वाला बिजनेस ही, 82% आता है इनके बैंक वाले बिजनेस से, 10% आता है कैपिटल मार्केट वाले में से, 5% आता है एसेट मैनेजमेंट वाले में से, और रिमेनिंग 3% आता है इनका इंश्योरेंस वाले में से। और इंश्योरेंस में भी अलग अलग है कि भाई जनरल इंश्योरेंस अलग है, मोटर इंश्योरेंस अलग है, और लाइफ इंश्योरेंस अलग है। अगर हम अब मेन मेन बैंकिंग के ऊपर आ जाते हैं कि बैंकिंग कितना पैसा बना रहा है, क्योंकि 82% सेगमेंट तो वही है। अब तो बैंकिंग जितना अच्छा करेगा, ओवरऑल कंपनी भी उतना ही अच्छा करेगी। तो अगर बैंकिंग रेवेन्यू की बात करें तो बैंकिंग रेवेन्यू वाला 2% ऑन अ वाई लेवल, मतलब आप देखो क्या ही ग्रोथ है, क्या ही ग्रोथ है, अगर आपका रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ रहा है। और अगर मैं लोन बुक की बात करूं तो लोन बुक बढ़ा 3.4% ऑन अ क्वार्टर लेवल, और एंड इज अप बाय 18.6% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो 18.6% नंबर आपको 16% से तो अच्छा दिखेगा। जो हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में एक बेंचमार्क क्रिएट किया था कि भाई आपको एचडीएफसी बैंक और एसबीआई की एग्रीगेट लोन बुक ग्रोथ से ज्यादा रेट पे ग्रो करना है। वहां पर 15-16% के आसपास का एवरेज ग्रोथ था, और यहाँ पर 19% के आसपास का एवरेज लोन बुक ग्रोथ है। वो वहां से तो अच्छा है, बट इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में गाइडेंस दिया था कि हम 25-30% के आसपास से ग्रो करेंगे। इन्होंने बोला था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स द नॉमिनल जीडीपी हम ग्रोथ लेके आने की कोशिश करेंगे। तो 2 टाइम्स नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया भाई, 14-15% के आसपास का हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया। और उसको उसको डबल करेंगे तो 28% के आसपास की इन्होंने ग्रोथ ग्रोथ रेट बोली थी, 1.5 to 2 टाइम्स बोला था। तो 20 से 25%, 28% के आसपास आना चाहिए था, बट आया कितना, 19%, सिर्फ 19% आया। अब वो तो देखना पड़ेगा कि भाई पूरे साल में क्या ये इसको अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि एक हमें ये भी चीज कंसिडरेशन में लेकर रखनी पड़ेगी कि Q1 सबसे स्लगिश क्वार्टर रहता है फाइनेंशियल्स के लिए। और उसके बाद यहाँ इस बार इलेक्शन भी थे, तो इलेक्शन की वजह से तो वैसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। तो हाँ, आप इनको थोड़ा सा इस नंबर पे बख्श सकते हो कि भाई 19% का ग्रोथ आपने ठीक कर लिया, क्योंकि Q1 सबसे स्लगिश क्वार्टर है, और Q1 से ज्यादा ही रेट पे आप ग्रो करने वाले हो आगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो आगे आने वाले क्वार्टर पे अगर ये 25-30% के आसपास का ग्रोथ लिया है, तो ऑन एन एवरेज लेवल ये 25% के आसपास से ग्रो कर जाएंगे। बट फिर भी जितना इन्होंने गाइडेंस दिया था उससे ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम ही आई है। अगर मैं बात करूं कासा रेशो की, तो अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिपॉजिट कितनी रेट पे ग्रो किया है। देखो हमारे लोन बढ़ा 19% से, और डिपॉजिट्स बढ़े 16% से, मतलब मोर और लेस आसपास ही बढ़े। अब देखो जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपका फिर लोन बुक ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। अगर आप सपोज लोन बुक बढ़ा रहे हो 19-20% से, और आपका डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है 7-8-9% का, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोन बुक का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए रॉ मटेरियल क्या है, पैसा पैसा ही तो लेंड कर रहे हो आप आगे। और अगर आपका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, तो कुछ टाइम बाद आपका आउटफ्लो भी इनफ्लो के बराबर मैच कर जाएगा, या तो इनफ्लो ऊपर आएगा या आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो इनका ठीक है, इनका यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट ग्रोथ रेट ठीक ठाक आ रहा है, 16% के आसपास आ रहा है। बट अगर इनको 25-30% से अपना लोन बुक ग्रोथ लेके आना है, 25% से भी लोन बुक ग्रोथ लेके आना है, तो ये डिपॉजिट ग्रोथ रेट को और ऊपर जाना पड़ेगा। ये 16% डिपॉजिट ग्रोथ रेट पे बहुत लंबे टाइम तक का 25% का लोन बुक ग्रोथ लेके आ नहीं सकते हैं।
अगर इनके कासा रेशो की बात करें तो फाइनली यहाँ पर थोड़ी राहत मिली है बैंक को। देखो कासा रेशो क्या होता है कि आपके जो टोटल आपने डिपॉजिट्स ले रखे हैं, डिपॉजिट बैंक के लिए तो एक लाइबिलिटी है ना, क्योंकि उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो जो आपके पूरे के पूरे डिपॉजिट्स हैं उसमें से सबसे सस्ते डिपॉजिट कौन से हैं? क्योंकि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स होता है बैंक के लिए। क्योंकि आप देखो कासा में अगर का की बात करें, करंट अकाउंट की बात करें, तो करंट अकाउंट में तो आपको कुछ पैसा देना ही नहीं होता, 0% पे आपको पैसा मिल जाता है। और सेविंग्स अकाउंट में 3-4% का इंटरेस्ट देते हो। वहीं अगर हम बाकी बची हुई डिपॉजिट की बात करें, जो टर्म डिपॉजिट्स होती हैं, टर्म डिपॉजिट्स हो गई आपकी एफडी वगैरह, तो जब हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट होता है तो सब लोग एफडी की तरफ भागने लग जाते हैं। तो सारे बैंक का कासा रेशो खराब हो रहा था। बट अब धीरे 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 करके बैंक के कासा इंप्रूव करते जा रहे हैं। कुछ कुछ बैंक इंप्रूवमेंट के नंबर शो करते जा रहे हैं। अभी भी कुछ बैंक का खराब हो रहा है, कुछ का अच्छा हो रहा है। और जिनका अच्छा हो रहा है उनमें से एक है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर मैं इनके कासा की बात करूं तो इनका इंप्रूव कर गया फ्रॉम 43.4% टू 45.5%। लगभग लगभग 2% के आसपास का इंप्रूवमेंट आया कासा में। तो कासा इंप्रूव होना अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग पर कम हो जाएगी। तो ये एक पहला पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला हमें। अगर हम इनके लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करें तो हमें पता चलेगा 45% आता है हमारा कंज्यूमर लोन से। कंज्यूमर लोन मतलब आपके क्रेडिट कार्ड लोन हो गए, होम लोन हो गए, इस तरीके जितने भी लोन हो गए आपके कंज्यूमर लोन में आ गए। मतलब जो रिटेल वाले लोन्स हो गए वो कंट्रीब्यूट करते हैं 45%। अब देखो, अब यहाँ पर वो जो आरबीआई, हमने पहले कहानी सुनी थी आरबीआई वाली कि आप नए क्रेडिट कार्ड यूजर को नहीं बेच सकते, क्रॉस सेल नहीं कर सकते डायरेक्टली अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो हमें यहाँ पता चलेगा। इनके क्रेडिट कार्ड लोन्स पड़े 29% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो एब्सोल्यूट नंबर में देखने जाए तो 29% बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट लगेगी, बट ये है नहीं, क्योंकि पहले ये ग्रो किया करते थे 40-45% से अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को। अब वो धीरे घट के आ गया 29% के आसपास, तो ग्रोथ रेट कम हो गया। अगर मैं इनके हाउसिंग लोन वाले सेगमेंट की बात करूं तो वो 18-19% के आसपास से बढ़ा। और अगर मैं ओवरऑल रिटेल जो कंज्यूमर सेगमेंट है इसकी बात करूं तो ये 20% से बढ़ा। तो अभी हमने क्या समझा कि जो कोटक महिंद्रा बैंक की ओवरऑल लोन बुक है, ओवरऑल लोन बुक का 45% तो आता है रिटेल कंज्यूमर से। और कंज्यूमर में एक सेगमेंट है क्रेडिट कार्ड का, एक है आपका व्हीकल फाइनेंसिंग का है, जो पर्सनल व्हीकल फाइनेंसिंग का है। कमर्शियल के लिए अलग सेगमेंट है, पर्सनल व्हीकल फाइनेंसिंग का सेगमेंट है, होम लोन का सेगमेंट है। ये सब एग्रीगेट लेवल पे बढ़े 20% से। अगर मैं बात करूं, 25% आता है हमारा 25% आता है हमारा कमर्शियल व्हीकल से, जो ये यूज कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन दे दिया या बड़ी बड़ी फ्लीट्स ऑपरेट करने वालों को लोन दे दिया, तो ये आता है 25%। और ये ग्रो किया बाय 20% ऑन अ वाई लेवल। और कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो कॉर्पोरेट्स कंट्रीब्यूट करता है 23%, और वो ग्रो किए 21% से। और इनका एक छोटा सा एसएमई पोर्टफोलियो भी है, एसएमई पोर्टफोलियो ग्रो किया बाय 21%। तो हमने पूरा का पूरा लोन बुक सेगमेंटेशन समझ लिया कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है हमारा रिटेल से, जिसमें सबसे बड़ा, उसमें भी सबसे बड़ा जो सब कंट्रीब्यूटर है वो है होम लोन वाला सेगमेंट। और रिटेल वाला पूरा स्पेस पड़ा 20% से। उसके बाद आ जाता है हमारा कमर्शियल वाला सेगमेंट, वो कंट्रीब्यूट करता है 23-25% के आसपास, वो बड़ा 20% से। फिर कॉर्पोरेट सेगमेंट जो 23% कंट्रीब्यूट करता है वो भी बड़ा 20% से। और जो एसएमई वाला पोर्शन है वो बड़ा, वो कंट्रीब्यूट करता है कुछ, एसएमई वाला पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, छोटा सा कुछ पोर्शन है 5 से 7% के आसपास का, वो ग्रो किया 21% से। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी की बात करें तो इसकी बहुत ही प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी है। देखो अब इन इन सारे बैंक्स में आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इनका एसेट क्वालिटी खराब नहीं होने देते ये लोग। चाहे आप एचडीएफसी बैंक उठा लो, कोटक महिंद्रा बैंक उठा लो, एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी रहती है और उसको भी इंप्रूव भी करते जाते हैं। अगर मैं अभी भी बात करूं तो इनका ग्रॉस एनपीए नंबर इंप्रूव हो गया ऑन अ वाई लेवल, क्योंकि वो घट गया फ्रॉम 1.8% टू 1.4%। तो 1.8% से 1.4% आ गया क्रॉस एनपीए नंबर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे स्टेबल रहा। पिछले क्वार्टर में भी 1.4% था, इस क्वार्टर में भी 1.4% है। मतलब बिल्कुल बढ़िया एसेट क्वालिटी। अगर आप सोचो आपका ग्रॉस एनपीए नंबर 1.4% के आसपास है तो कितनी ही बढ़िया आपकी एसेट क्वालिटी है। और अगर नेट एनपीए नंबर की बात करें तो नेट एनपीए नंबर भी वाई वाई लेवल पे इंप्रूव हो गया फ्रॉम फ्रॉम 0.4% टू 0.35%। यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और प्रोविजन कवरेज भी अच्छी करके रखते हैं, 75% के आसपास की इनकी प्रोविजन कवरेज रेशो है। अब आ जाते हैं इनके अलग अलग बिजनेसेस पे, फिर लास्ट में हम बैंकिंग के फाइनल नंबर्स देके इस वीडियो को खत्म करेंगे। अगर मैं बात करूं कोटक सिक्योरिटीज की, तो कोटक सिक्योरिटीज का पैट वेंट अप बाय 82% ऑन अ वाई लेवल। देखो
कोटक सिक्योरिटीज क्या करता है, ये जैसे जो भी ब्रोकिंग बिजनेस है कोटक सिक्योरिटीज, तो ब्रोकिंग में तो जैसे बुल मार्केट चल रहा है तो सब लोग एफएनओ कर रहे हैं, सब लोग इंट्राडे कर रहे हैं, सब लोग एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से रेवेन्यू तो ऊपर जा नहीं जाना था, बट अब इस टाइम में हमें रेवेन्यू या पैट पैट हमने देखा 82% ऊपर गया। तो अब इस टाइम पे हमें क्या देखना है, क्या मार्केट शेयर गेन किया क्या, वो यहाँ पर चीज नहीं हुई। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर गिर गया फ्रॉम 12.2% टू 11.7%, ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। देखो बुल मार्केट है, बुल मार्केट में अगर आप कस्टमर एक्विजिशन नहीं कर सकते ना, तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर है वो और ज्यादा ट्रेड करेंगे। आप वो पहले 10 लॉट ट्रेड कर रहे थे, आप 25 लॉट ट्रेड करेंगे, वो और नया पैसा लेके आएंगे मार्केट में, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। तो आप करंट कस्टमर बेस से भी पैट बढ़ा सकते हो, बट जब तक आपका कस्टमर बेस नहीं बढ़ेगा तब तक वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे लूज कर रहे हो। और ये लूज किससे कर रहे हैं, ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे लूज कर रहे हैं, चाहे वो आप जो न्यू एज ब्रोकर्स हैं, चाहे वो आप एंजल वन ले लो, ग्रो ले लो, जीरोधा ले लो, इन सबसे अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं तो 12.2% से मार्केट शेयर गिर के आ गया 11.4% के आसपास का। अब जो इनका कोटक प्राइम है, जो व्हीकल इंश्योरेंस सेगमेंट है इनका, उसका पार्ट बढ़ा 6.5% ऑन अ वाई लेवल, और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका तो पार्ट गिर गया। अब देखो एक और चीज, अब अगर हम थोड़ा सा इंश्योरेंस बिजनेस समझने जाएं तो हमें पता चलेगा ये लाइफ इंश्योरेंस वाला कर रहा ना बहुत 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 मुश्किल बिजनेस होता है एज कम्पेयर टू हमारा व्हीकल इंश्योरेंस वाला, क्योंकि व्हीकल इंश्योरेंस में क्या है, फटाफट रिन्यूएबल आता है। अब आपने इस साल आपने एक आदमी की गाड़ी रिन्यू इंश्योर करी, तो उसका नेक्स्ट ईयर तक वापस पेमेंट आ जाएगा और आपकी लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। अब आप समझो, वहीं अगर मैं उठाऊं केस लाइफ इंश्योरेंस का, तो आपने एक आदमी को लाइफ इंश्योरेंस बेचा, तो अब जब तक उसका पूरा टेन्योर पूरा नहीं हो जाता, सपोज उसने 60 साल तक का इंश्योरेंस लिया है और अभी वो 20 साल का है, तो आपके लिए रिस्क 40 साल तक का है। तो 40 साल में अगर वो बाइक टपक गया तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं व्हीकल इंश्योरेंस क्या है, व्हीकल इंश्योरेंस में आपने आज इंश्योरेंस दिया, उसके 1 साल में गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ या उसने कोई भी क्लेम नहीं किया, आपका काम खत्म, आप अगले साल वापस प्रीमियम लेने के लिए तैयार हो जाओगे। बट लाइफ इंश्योरेंस इतना बड़ा ड्यूरेशन होता है और उसके बदले आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे भी करना पड़ता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हमारा व्हीकल इंश्योरेंस। अगर हम इनके एएमसी बिजनेस की बात करें, तो जो एएमसी बिजनेस का एयूएम है वो वेंट अप बाय 35% ऑन अ वाई लेवल। ये भी ठीक ठाक ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्री के एवरेज के बराबर ही है, कोई इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ भी नहीं है और इंडस्ट्री से स्लो भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी 30-35% के आसपास ही बढ़ रही है और कोटक का एएमसी वाला बिजनेस भी 30-35% के आसपास ही बढ़ रहा है। और यहाँ पर तो हमने वो चीज समझी थी, जो आप मेरा एएमसी वाला वीडियो देख लेना, एएमसी वाले वीडियो में मैंने 3 कंपनी एक साथ कवर करी थी, मैंने निपॉन इंडिया कवर किया था, मैंने आदित्य बिरला एएमसी कवर किया था और एक और कोई तीसरा यूटीआई एएमसी कवर किया था, और उसके अलावा एचडीएफसी एएमसी का भी अपन वीडियो बना चुके हैं, तो चारों एएमसी कंपनी अपन कवर कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमें यहाँ पर डबल ग्रोथ देखने को मिलती है इन द बुल मार्केट। तो क्या होता है, एक तो सब लोग वापस इक्विटी की तरफ आना चाहते हैं, सब लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे उनका पैसा बने, तो एक तो आपको नए इनफ्लो से ग्रोथ मिलती है, दूसरा क्या है, जो करंट स्टॉक्स होते हैं उनके वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं, तो जो आपका एयूएम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब सपोज किसी के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है और वो स्टॉक खुद 10% से बढ़ गया, तो कंपनी का बिना कुछ करे, बिना एक्स्ट्रा इनफ्लो के एयूएम 10% से बढ़ गया। ऊपर से जब इतना अच्छा बुल मार्केट चल रहा होता है तो बाहर से भी पैसा बहुत तेजी से आता है, तो यहाँ पर इनको डबल डबल ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हम फाइनली आ जाते हैं बैंकिंग के नंबर पे, और नंबर देके हम कहानी खत्म करेंगे। अगर मैं बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो वो वेंट अप बाय 10% ऑन अ वाई लेवल, टोटल इनकम आल्सो वेंट अप बाय 10% ऑन अ वाई लेवल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीपॉप इंक्रीज्ड बाय 6% ऑन अ वाई लेवल। अब आप देखो, अगर कोई बैंक 6% से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहा है तो आप उसमें कैसे पैसा बनाओगे, मतलब आप उसमें यही कहानी करते रह जाओगे कि भाई इसकी 15 साल की हिस्ट्री है, बहुत अच्छा किया है, मल्टी बैग रिटर्न दिया है, एकदम प्रिस्टीन काम किया है, इतना अच्छा रिटर्न दे के गया, 15%, 20%, 25% सीएजीआर का रिटर्न दे दिया। बट आप पीछे के नंबर छोड़ो ना, आप आगे देखो क्या होने वाला है, क्या अगर अगर बैंक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा तब आप पैसा बनाओगे, उसकी पिछली परफॉर्मेंस से आपको पैसा नहीं बनने वाला। और अगर हम पैट की बात करें तो पैट ओनली वेंट अप बाय 2%, और वो वाला हम एक्सक्लूड कर देंगे, जो इन्होंने इंश्योरेंस सेगमेंट बेचा ना अपना, तो वो हम एक्सक्लूड करके ही बात करेंगे। तो पैट ओनली वेंट अप बाय 2%। अब देखो एक और चीज समझते हैं, भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हमारा 6% से और पैट आया हमारा सिर्फ 2% पे, तो बीच में हमारे दो नंबर आते हैं, एक तो आता है टैक्स का और एक आता है प्रोविजंस का। तो इसका मतलब आपका आपने प्रोविजन ज्यादा किए, वही हमें इनके केस में भी देखने को मिलेगा। जहां तक मेरे को याद आ रहा है शायद प्रोविजन बढ़ गए 60% के आसपास से। और प्रोविजन क्या होता है कि आगे चल के आपका कोई अगर लोन आपको लगता है खराब होने वाला है, तो उसके लिए आज करंट प्रॉफिट में से ही आप पैसा निकाल के रख देते हो,
जिससे कि जब वो लोन खराब हो तो ये रखा हुआ पैसा आपको मदद करे, ठीक है। ये बेसिक काम है। और इसी वजह से हम आरओई देखेंगे तो आरओई भी नीचे जा रहा है। और किसी भी कंपनी का अगर आरओई का ट्रेंड उल्टा है, मतलब कम होती की तरफ का ट्रेंड है, तो दिक्कत वाली बात है। फिर वो आपको पैसा बना के बहुत मुश्किल से देगा, क्योंकि आरओई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेट्रिक पकड़ लो और उस मेट्रिक के बेसिस पे आपको पूरा एनालिसिस करना होगा, तो वो आरओई का मेट्रिक होगा। क्योंकि जब तक आरओई नहीं बढ़ेगा तब तक बिजनेस में कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि आरओई के आप डेरिवेटिव्स देखो, कहाँ कहाँ से डराइव हो रहा है आरओई। आरओई डराइव हो रहा है दो चीजों से, एक है आरओए और दूसरा है लेवरेज। तो लेवरेज वाला रेशो आप छोड़ दो। अगर आपका आरओए कम हो रहा है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट कम हो रहा है, तो आपका आरओई भी कम होगा। और अगर आपका रिटर्न ऑन एसेट कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट उस पेस पे नहीं बढ़ रहा जिस जिस पेस से आपका बॉटम लाइन बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो यही चीज हमें देखनी पड़ेगी कि भाई जब तक आरओई में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा किसी भी बैंक के, तब तक दिक्कत वाली बात है। अगर हम नंबर की भी बात करें, आरओई का क्या नंबर था, तो आरओई घट गया फ्रॉम 17.5% टू 14.4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब पिछले Q4 FY24 में इन्होंने 17.5% के आसपास का आरओई रिपोर्ट किया था, वो गिर के रह गया 14.5% के आसपास का। मतलब 3% का ड्रॉप इन आरओई आ गया। तो ये अच्छी चीज नहीं है। तभी स्टॉक पैसा भी नहीं बनाता कि आपका आरओई का नंबर नहीं जा रहा, आपका पैट 2% से ग्रो कर रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो चलिए यही थी कहानी कोटक महिंद्रा बैंक की। इसके बाद हम तीन चार और बैंक कवर करेंगे और पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्पेस खत्म करेंगे। बाकी सारी हमने कुछ 70-80 कंपनियां कवर करी ली है सिर्फ फाइनेंशियल स्पेस में, और मोर देन 100 कंपनी कवर कर ली है हमने ओवरऑल मार्केट में से। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।